हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैथ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 20 10th क्लास में उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 20 ऑब्जेक्टिव है और डेली आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा पूछा गया है। ठीक है, नंबर दिए गए हैं 26 और 156, इनका लासा दिया गया 156 है। तो हम एक सूत्र पढ़े थे, एलसीएम हमारा दिया गया है 156। ठीक है, एचसीएफ दिया गया मेरा ये 26। सबसे पहली बात हम इसे ऑप्शन से देखते हैं। मासा जो होता है वो कहीं ना कहीं या तो छोटा नंबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। जो भी नंबर दिए रहते हैं या तो वो नंबर होगा मेरा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 26 भी दिख रहा, 13 भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो दो ऑप्शन वैसे ही कट गए, 156 भी कट गया और 6 भी कट गया। मासा जो भी होता है मेरा या तो छोटा नंबर होगा मेरा या उसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है ठीक है, अब देख। ठीक है, और इनका जो एक नंबर मेरा है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। एक मतलब नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है मेरा, ए दिया गया है 26 और बी दिया गया है 156। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी, यानी कि लासा और मासा का गुणनफल जो होता है दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम मेरा दिया गया 156, एचसीएफ पूछा गया है, इसे हम ये मान ले रहे हैं। नंबर है 156 और दूसरा कितना है 26, तो 156 से 156 कट गए। जो हमारा मासा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 26। ठीक है, मासा जो मेरा निकल के आ रहा है वो 126 आ रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मेरा हो गया। तो हमने आपको बताया है जो मेरा एचसीएफ होता है या तो छोटा नंबर होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। सबसे छोटा जो नंबर होता है या तो वो मासा होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा, वही मासा होगा। ठीक है ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। इसमें दिया गया है निम्न में अपरिमेय संख्या छांटिए। देखो, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखा है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, ये 9 हो गया। जैसे एक का स्क्वायर होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर ये 3 होता है, 9 का। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है अगर अंडर रूट के अंदर, तो वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर अंडर रूट में है तो वो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक कन्फर्म है। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, अगर किसी भी नंबर के साथ जो भी हमारे नंबर होते हैं, अगर उनमें क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या को ऐड कर देते हैं। कोई हमारी परिमेय संख्या है और उसमें क्या करें, कोई अंडर रूट वाली वैल्यू ऐड कर दें, जैसे √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, ये कुछ भी अगर हम ऐड कर दें चाहे मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ठीक है, अब जैसे देखते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ देखो, मेरा पहला ऑप्शन दिया गया है √25। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, √25। और हमें पता है 25 जो होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5 का। ठीक है, 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। तो ये तो मेरा परिमेय संख्या है, हमसे पूछी गई है परिमेय, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, जब पहला नहीं है तो सी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सी में ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा, इस तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि सी में ए ऑप्शन आ रहा है और ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, हमसे अपरिमेय पूछी गई है। अब बचा है मेरा कौन सा, बी और डी बचा है। हम बी को देख रहे हैं, यहाँ मेरा दिया गया है 5 दिया गया है, माइनस का √3 दिया गया। हमने आपको बताया था कि 5 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में चाहे आप अपरिमेय जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग कर दो किसी भी परिमेय संख्या में चाहे अपरिमेय संख्या को आप जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग कर दो, वो अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, ये 100% श्योर है। किसी भी परिमेय संख्या में, ये नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, किसी भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को घटा दो या जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा जो है बी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करें, समझ में आ गई।
थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, रेखा दी, एक दो रेखाएं दी, दो रेखाओं के समीकरण दिए गए, एक एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, दूसरा समीकरण दिया गया है y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू आएंगी वही क्या हो जाएंगी, मेरी प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है -6। इसका मतलब है ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें x हो प्लस का 2 और y हो माइनस का 6। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन मेरा जो दिख रहा है यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर -6, ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, मेरा ऑप्शन डी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? प्रतिच्छेदन बिंदु वही होते हैं, मतलब जो रेखा वो प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, इन्होंने दिया है दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, एक है a1x, एक है b1y, एक है c1 बराबर 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये जो दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है, मीन्स होता है गणित में लगभग 90% होता नहीं। द्वितीय माने दूसरा, मतलब जिसका कोई दूसरा हल ना हो। और दूसरा हल केवल एक ही ऐसी रेखाएं हैं जिनका नहीं होता है, वो होती मेरी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमारा रूल है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा मेरा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, ऐसा ऑप्शन है मेरा सी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा जो मेरा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो, ये आपका सॉल्यूशन है। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो होता है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होती, इनका केवल एक हल होता है, केवल एक हल। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। अब एक आती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, ये लिख लेना आप। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच लंबवत दूरी हमें प्रत्येक बिंदु पर कैसी होगी, बराबर होगी। यानी कि जो आपस आगे बढ़ाने पे एक दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, इनके लिए जो होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एक और इसका लिख लो। एक और आता है समपाती रेखाएं, ओवरलैपिंग लाइन, समपाती रेखाएं। मतलब जब एक रेखा दूसरी जैसे एक लाइन यल, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी कोई लाइन जा रही है, तो इस केस में क्या होता है, अच्छा समांतर रेखाएं की जब कभी मिलेंगी नहीं तो इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। भाई लाइन जितनी जगह मिलेगी उतने ही हल होंगे, कोई हल कोई नहीं हल होता है। ठीक है, समांतर रेखाएं जब मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। अब आती है बात करते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इस केस में तो इनफाइनाइट्स पॉइंट हो जाएंगे, मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई जब संपाती रेखाएं हर बिंदु पर मिल रही है तो इस केस में हल भी जितनी जगह रेखा मिलती है उतने ही हल होते हैं। जो पता नहीं कितने बिंदुओं पे मिलती है रेखा, जब हमें पता नहीं है तो अनेक अनेक जगह पे मिल रही है, इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और इस केस में इसका जो होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये नोट लिख लेना एक बार, नोट पॉइंट डाल के। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये होता है, और समपाती रेखाओं के लिए ये होता है, और समांतर रेखाओं के लिए यहाँ पे ये है पॉइंट। ठीक है, ये बिगाड़े दे रहे हैं, ये इसे बॉक्स में बंद कर किए दे रहे हैं। यह है समांतर रेखाओं का
ये जो है ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखाओं का, और ये जो मेरा है ये हो गया है संपाती रेखाओं का। अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया इन्हें। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला दिया गया है मेरा समीकरण दिया गया है 5x² - 3x + 2। इन्होंने पूछा है मूलों का योगफल। अब दो घात समीकरण में मूलों का अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योगफल होता है -b/a। यहाँ b की जगह कितना है -3, अब माइनस ये है माइनस a तो हो जाएगा +3। अब a कितना है 5। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 3/5? हाँ, एक ऑप्शन है। अगर ये पूछते मूलों का गुणनफल, क्या पूछते, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये पूछते मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे a जो c जो है 2 है और a कितना है 5। अगर ये गुणनफल पूछते तो ये ऑप्शन होता, और यहाँ पे हमसे योगफल पूछा गया तो मेरा ये ऑप्शन है करेक्ट है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है, अगला क्वेश्चन है शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नाव जब चलती है शांत जल में है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, ठीक है, नाव की चाल x मान लें, x बराबर हमें दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y बराबर कितनी दी गई है हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम जब भी विपरीत दिशा में पूछी जाएगी तो विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। तो ये हो जाएगी x - y, यानी कि ये आ जाएगी 5, और समान दिशा में ये चालें जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 8 + 3 = 11। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछी गई है विपरीत दिशा में चाल पूछी गई है, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में पूछी गई, विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। नाव वाले में यही ट्रेन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अभी नाव वाले में पूछी गई है विपरीत दिशा में चालें घट जाती है। अगर ट्रेन होती तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती और समान दिशा में चालें घट जाती ट्रेन के लिए। ठीक है।